कैसे हैं आप लोग? होप तैयारी अच्छी चल रही होगी। दिसंबर का मंथ आने वाला है और दोनों एग्जाम नजदीक हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन अगर तैयारी में कुछ कमी आपको लग रही है तो मान के चलिए कि अब आपके लिए वो टाइम शुरू हो गया है जब आपको एक्चुअल में क्या करना है, बाउंस बैक करना है। बाउंस बैक तभी हो पाएगा जब थोड़ा सा भी एनर्जी आप अपने अंदर जो है, और हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव ईश्वर ने डाल के भेजा हुआ है, तो उसी को आप अपनी फायर बनाएं। तो आज हमारा वन शॉट शुरू होने जा रहा है आइसोमेरिज्म पर। तो आइसोमेरिज्म हमारे टारगेट पर है। तो ये जो आइसोमेरिज्म टर्म है, क्लास 11th का टॉपिक है, और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले नोमेनक्लेचर का 100% हमारे कंट्रोल में होना मस्ट है। हमारे कंट्रोल में होना मस्ट है, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। तो ये आइसोमेरिज्म क्या, जब आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे थे ना बच्चे, जब आप केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां टीचर ने आपको बताया था आयोनिक बॉन्ड और जो कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड और जो कोवलेंट बॉन्ड है, और इसी से बनने वाले आयनिक कंपाउंड और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, उनमें एक बेसिक डिफरेंस था कि आयोनिक कंपाउंड में हमें एक प्रॉपर्टी मिली थी आइसोमोर्फिज्म की। आइसो मतलब सेम हुआ, मोर्फोलॉजी शेप स्ट्रक्चर, आइसोमोर्फिज्म की। जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें करेक्टर मिला था हमें आइसोमेरिज्म का। तो आइसोमेरिज्म का जो टेक्निकल लिटरल मीन है उसमें है डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स। जो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अनाइट्रोजन, ये जो बॉन्ड बने हुए हैं, बॉन्ड, जबकि आप समझे आयोनिक बॉन्ड में बॉन्ड वर्ड बेकार वर्ड है। यहां क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जहां भी आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है वहां डिफरेंट कनेक्टिविटीज का चांस लग सकता है। तभी हमें बताया गया जो आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक कंपाउंड है, वह आइसोमोर्फिज्म है, और जो कोवलेंट है वह आइसोमेरिज्म है। तो जो आइसोमेरिज्म टर्म हुई, इसका जो लिटरल मीन हुआ, आइसो मतलब सेम, और MERSM मेरिज्म का मतलब हुआ पार्ट्स। ये टर्म आई हुई है मेरोस, मतलब क्या हुआ, पार्ट्स, सेम पार्ट्स। आइसोमेरिज्म मतलब सेम पार्ट्स, आइसोमेरिज्म मतलब हुआ सेम पार्ट्स। मैं फिर आपको शुरुआत से बता दूं, अगर आप आइसोमेरिज्म पे अपनी कमांड बनाना चाहते हैं तो उससे पहले नोमेनक्लेचर कंफर्म करके आइएगा, उसके वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। फिर हम केमिकल बॉन्डिंग में एंट्री मारते हैं, वहां आपको आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड टाइप के दो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड दिखेंगे। आयनिक बॉन्ड वाले आयनिक कंपाउंड जिसमें आइसोमोर्फिज्म करेक्टर है, कोवलेंट बॉन्ड में आइसोमेरिज्म करेक्टर है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, डिफरेंट कनेक्टिविटीज। लिटरल मीन क्या है, आइसो मतलब सेम, मेरिज मतलब क्या हुआ, पार्ट्स। और ये जो टर्म है, फर्स्ट टोल टर्म आइसोमेरिज्म गिवन बाय द बर्जीलियस, साइंटिस्ट है बर्जीलियस, उसने इस टर्म से हमें इंट्रोड्यूस करवाया। द आइसोमेरिज्म टर्म वाज गिवन बाय द बर्जीलियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप आइसोमेरिज्म लिख चुके हो तो श्योर है कि अब आप इसकी डेफिनेशन की तरफ जरूर बढ़ोगे। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की तरफ आप बढ़ोगे। डेफिनेशन ऑफ द आइसोमेरिज्म, व्हाट इज द डेफिनेशन, टू और मोर compounds, two or more compounds which have same
मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, मोलिकुलर फॉर्मूला बट सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, लेकिन बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट हो भी सकता है और डिफरेंट नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो 100% सेम हुई हो, मोलिकुलर फॉर्मूला शुड बी सेम, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है डिफरेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इस पूरे फिनोमिनन को आपने क्या नाम दे दिया? आइसोमेरिज्म। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना जरूरी है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले सेम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, और ये जो फिनोमिनन चल रहा है इनको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जो आपके पास स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उसको आपने बोल दिया आइसोमर्स, उसके लिए आपने टर्म यूज कर ली है आइसोमर्स। तो एक बार फिर दिमाग में ले लें, टू और मोर कंपाउंड्स विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट नहीं भी हो सकते हैं। तो इसी बिहाफ पे हम लोगों ने आइसोमेरिज्म के लिए एक क्लासिफिकेशन फिक्स किया है। तो ये डेफिनेशन एग्जैक्टली आपको वहां समझ में आ जाएगी। लो जी, अब हम क्या करने वाले हैं, इस आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन करते और फिर एक बार वापस इन्हीं पेजेस पर आकर बात को समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द आइसोमेरिज्म। देखो जी, मोलिकुलर फॉर्मूले का सेम होना मस्ट है, मोलिकुलर फॉर्मूले का सेम होना मस्ट है, लेकिन जो आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं उनके डिफरेंट होने से, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट होने से जो आइसोमेरिज्म आपके पास बनेगी उसको आप लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का नाम दे दिया, उसको आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का नाम दे दिया। और जो दूसरी आइसोमेरिज्म आपके पास आ रही है उसको आपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नाम दे दिया। अब बच्चे कहेंगे सर दोनों में फर्क क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला तो दोनों में बच्चे सेम होगा ही होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहां डिफरेंट है, लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, इसमें जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो सेम है। सर अगर दोनों में, बाद वाले केस की बात कर रहा हूं, मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, तो डिफरेंट क्या है बच्चे? वहां डिफरेंट है उसकी जो 3D अरेंजमेंट है वो आपको क्या दिखेगी? डिफरेंट दिखेगी। जो 3D अरेंजमेंट है वो आपको क्या दिखेगी? वो अलग अलग दिखेगी। 3D अरेंजमेंट आपको उसमें अलग अलग दिखने वाली है। तो एक बार ध्यान से मेरी बात को वापस सुनिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, यहां मेरे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होना मस्ट है, इसीलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आई। इसके अंदर टोटल 6 टाइप की आइसोमेरिज्म आएंगी। पहली का नाम है आपके पास चेन, दूसरी का नाम आपके पास है पोजिशनल, तीसरी का नाम आपके पास है मेटामेरिज्म, तीसरी का नाम है आपके पास मेटामेरिज्म, नेक्स्ट का नाम फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देन आपके पास इसी में आएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और फाइनली यहां आकर फंक्शनल के बाद, रिंग चेन के बाद, जिसका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बोथ एग्जाम्स है, जिसको बोलते हो आप लोग टोटोमेरिज्म। ठीक है जी, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। तो शुरू के 3 के लिए हमने कोड बना दिया, इट इज अ सीपीएम, चेन पोजीशन मेटामेरिज्म, और बाद के लिए हमने एक कोड बना दिया एफआरटी, सीपीएम एफआरटी, चेन पोजीशन मेटामेरिज्म, एंड देन फंक्शनल रिंग चेन टोटोमेरिज्म। ठीक होगी बात? और यहां आकर
हमने फिर क्लासिफिकेशन किया। एक है आपके पास कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल, और दूसरा आपके पास बच्चे है कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल। जो कॉन्फॉर्मेशनल है, जो कॉन्फॉर्मेशनल है उसमें सिंगल बॉन्ड के अराउंड सिर्फ और सिर्फ रोटेशंस होते हैं, जबकि कॉन्फिगरेशनल में यहां मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ 3D अरेंजमेंट अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, सिर्फ 3D अरेंजमेंट अलग है। तो 3D अरेंजमेंट अलग होने में भी क्या अलग है, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए एक एक एग्जांपल लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा है, सर किसी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग कैसे हो सकता है। मैंने कहा जी ध्यान से देखना, ये आपके पास एक C4H8 है, ठीक है। एक डीबी मैंने आपको सिखा रखी है, वो डीबीई वाला फॉर्मूला अगर यहां अप्लाई कर दें, सर डीबी क्या हुई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। यहां लिखेंगे C माइनस H/2 प्लस N/2 प्लस 1। नंबर ऑफ कार्बन आर 4, हाइड्रोजन आर 8, यहां 0/2 प्लस 1। जितने हाइड्रोजन हो यहां मेंशन कर दो, नाइट्रोजन थे नहीं 0 मेंशन कर दिया। इसका वैल्यू 4 आ गया, 4 से 4 0 हो गया, इसकी डीबी क्या आ गई 0। तो मैं बच्चों से बोलता हूं जब भी CnH2n देखो, जब भी CnH2n देखो, जब भी CnH2n देखो, इमीडिएटली डीबी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या करके आ जाओ, 0 करके आ जाओ। जब भी डीबी 0 देखो, जब भी डीबीई आपको CnH2n+2 की निकालनी हो, मैंने यहां CnH2n+2 किया, तो इसकी डीबी निकालनी हो तो 0 निकाल कर आओ। और जब भी आपको CnH2n की डीबी निकालनी हो तो बच्चे क्या निकाल कर आनी है, 1। सर डीबी है क्या, या तो डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड लाइक, इधर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लाइक, डबल बॉन्ड जैसा, या तो डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जैसा। सर डबल बॉन्ड जैसा होता कौन है, या तो डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जैसा। तो डबल बॉन्ड जैसा होता कौन है, डबल बॉन्ड जैसी होती है रिंग। अगर मैं किसी भी स्ट्रक्चर में से डबल बॉन्ड को हटाना चाहूंगा, अगर मैं किसी स्ट्रक्चर में से डबल बॉन्ड को हटाना चाहूंगा तो उसका कंपनसेशन मैं किससे कर सकता हूं, रिंग से। डबल मूव करवाया और फॉर्मूला दोनों का सेम चल रहा है, C3H6 C3H6। नंबर ऑफ कार्बन आर 333, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, टोटल इसमें भी 3 कार्बन है। हाइड्रोजन का नंबर 2136 हुआ, 2226 हुआ। तो इस फॉर्मूले में जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो 1 है, या तो डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जैसा, या तो डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जैसा। क्लियर। तो पीछे देखिए, तो मैंने आपसे कहा स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात हो रही है, ठीक है ना। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मेरे पास अलग कैसे हो सकता है, तो मैंने 1 ब्यूटीन बनाया। ये लो जी 1 ब्यूटीन बना, पहले कार्बन की चेन बनाओगे बच्चे और फिर डीबी निकालकर एक डबल बॉन्ड सेट कर दोगे। अब इसका स्ट्रक्चर अलग कैसे होगा, बस डबल की आपने लोकेशन बदलनी है, सिर्फ आपने डबल की लोकेशन बदलनी है। डबल की लोकेशन जैसे ही बदली गई तो 1 ब्यूटीन किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 ब्यूटीन। तो जैसे ही 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर देखा हमने, जैसे ही 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर देखा हमने, तो ये 1 ब्यूटीन इस 2 ब्यूटीन से स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो गया, डबल बॉन्ड की लोकेशन बदल गई। तो इसीलिए मैंने कहा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग कैसे हो सकता है, स्ट्रक्चर अलग होगा। ये 1 ब्यूटीन नोमेनक्लेचर, ये 2 ब्यूटीन नोमेनक्लेचर, अगर दोनों के नाम अलग अलग हो गए, अगर दोनों के नाम अलग अलग हो गए तो पक्का दोनों के स्ट्रक्चर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। सर अब आप हमें बताएं, किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, किसी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, 3D अरेंजमेंट अलग अलग कैसे हो सकती है, 3D अरेंजमेंट किसी की डिफरेंट कैसे हो सकती है। मैंने कहा जी इसके लिए वापस उसी एग्जांपल पे चलते हैं, C4H8। इसकी डीबी क्या आई थी आपके पास 1,
जब इसकी डीबी आपके पास 1 आ गई है तो आपने एक काम करना है, 2 ब्यूटीन रीड्रॉ करना है, 2 ब्यूटीन रीड्रॉ करना है। ठीक है जी, यहां H मिथाइल मिथाइल H मिथाइल स्ट्रक्चर में मिथाइल की जो लोकेशन है, स्ट्रक्चर में मिथाइल की जो लोकेशन है, मिथाइल को 3D आपने टू डिफरेंट 3D फॉर्म्स में मेंशन कर दिया। एक में मिथाइल दोनों ज्योमेट्रिकली, एक वर्ड आ रहा है मैथमेटिकली, ज्योमेट्रिकली सेम साइड जा रहे, यहां दोनों मिथाइल अलग अलग साइड जा रहे, यहां दोनों मिथाइल सेम साइड। तो मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोथ आर द 2 ब्यूटीन, बोथ आर द 2 ब्यूटीन। लेकिन 3D अरेंजमेंट में दोनों मिथाइल एक साइड, दोनों मिथाइल उल्टी साइड। यहां 3D अरेंजमेंट क्या हो गई है, अलग हो गई है। तो कुल मिलाकर अगर आप मेरे साथ इस क्लासिफिकेशन पे वापस आए हैं तो इस क्लासिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर डिफरेंट हो गया तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके अंदर 6 आइसोमेरिज्म है, सीपीएम एफआरटी। और स्टीरियो के अंदर 2 टाइप है, कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल। जो कॉन्फॉर्मेशनल है वो सिंगल बॉन्ड पे फ्री रोटेशन की वजह से आएगी, मैं सिखाऊंगा आपको इसको। और जो कॉन्फिगरेशनल है ये हमारे पास 3D अरेंजमेंट्स अलग अलग हुई है, उसमें हम बॉन्ड के अराउंड, जैसे कि भी मैंने सिस ट्रांस 2 ब्यूटीन दिखाया था, सिस ट्रांस 2 ब्यूटीन, तो वो जो बनी उसको हमने क्या बोल दिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और इधर जो फाइनली बनी उसको हमने क्या बोल दिया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात हो गई है। यहां मैंने अरेंजमेंट अलग अलग करके दिखा दी आपको। ये मैंने आपको बताया था कि कैसे स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, डीबी में एक रिंग को कैसे कंपनसेट कर सकता है। ठीक है जी, चलो अब हम इंडिविजुअल डिस्कशन की बात कर लें। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म, जिसको CICI भी आप प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, चेन आइसोमेरिज्म। शुरू करते हैं जी चेन आइसोमेरिज्म। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को। देखो 2 बातें तो बड़ी कॉमन है जो हमेशा के हमेशा चले जा रही है। चेन आइसोमेरिज्म की जो करेक्टर है, मेन करेक्टर है, सबसे पहले आप समझें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, ये जरूरी है क्योंकि आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं आप, ये तो दिमाग में परमानेंटली आप भर ही लो। नंबर 2 है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका डिफरेंट है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जो ऊपर की सीपीएम आइसोमेरिज्म है, चेन पोजीशन मेटामेरिज्म, यहां जो फंक्शनल ग्रुप है इन तीनों में, चेन की बात कर लें आप, पोजीशनल की बात कर लें आप, मेटामेरिज्म की बात कर लें आप, इन सबके अंदर फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज क्या होएगा, सेम मिलेगा। सर ये बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। एल्केन का ही चेन आइसोमर होगा, एल्कीन का ही चेन आइसोमर होगा, एल्काइन का ही चेन आइसोमर होगा, एल्कोहल का ही चेन आइसोमर होगा। तो चेन आइसोमरिज्म सिमिलर फंक्शनल ग्रुप में ही मिलेगी। तो सर आप हमें बताएं कि अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो उसमें डिफरेंस किस बात का है। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो उसमें डिफरेंस किस बात का है, तो वो डिफरेंस आपके पास है चेन की लेंथ का। चेन की लेंथ डिफरेंट होगी, तभी तो नाम है चेन आइसोमेरिज्म। चेन की लेंथ डिफरेंट होगी। सो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है सीपीएम में, चेन पोजीशन मेटामेरिज्म में ऑलवेज सेम होगा। लेकिन जो अलग हुआ वो हुआ चेन की लेंथ अलग हो गई है। चेन की लेंथ जो है वो डिफरेंट हो गई है, चेन की लेंथ डिफरेंट हो गई है। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। तो आइए मेरे साथ में ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखो भाई, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एल्केन में। अब एक यहां एक बहुत बढ़िया सा कोड बनने वाला है, बहुत बढ़िया सा एक हमारे पास आइडिया बनने वाला है एल्केन के टोटल आइसोमर कैसे निकालते हैं, और वो मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया है। तो सबसे पहले मैं देखूं कि अगर मेरे पास मीथेन है तो मीथेन में तो कोई चेन फर्दर बन नहीं पाएगी। अगर मैं इथेन लेके चल रहा हूं,
अब बिल्कुल बेसिक लेवल से बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो। तो यहां से मैंने कार्बन ब्रेक किया, कार्बन ब्रेक करने के बाद में जगह एक ही तो बची, वही वापस अटैच कर दिया। तो भाई साहब ये अलग अलग स्ट्रक्चर थोड़ी हुए, ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर है वो लिटरली सेम है। दोनों के दोनों कौन है? इथेन है। तो ना तो मीथेन में आइसोमरिज्म पॉसिबल हो पा रही है चेन टाइप की, ना इथेन में पॉसिबल हो पा रही है। फिर आपने एक स्ट्रक्चर लगाया प्रोपेन का, फिर आपने एक स्ट्रक्चर लगाया प्रोपेन का, यहां से कार्बन ब्रेक किया, कार्बन ब्रेक करने के बाद उसकी लोकेशन बदल दी, लोकेशन बदली तो इसका नाम भी प्रोपेन था, इसका नाम भी प्रोपेन ही है, 1 2 3 करके। तो मैंने आपसे पहले कहा इफ यू वांट टू गो द स्ट्रॉन्ग कमांड ऑन आइसोमेरिज्म देन यू शुड होल्ड टाइटली नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर पे जितना आपने होल्ड बना रखा है, आइसोमेरिज्म को आप आसानी से झेल लोगे और खेल लोगे। तो प्रोपेन प्रोपेन, तो कम से कम मुझे C1 C2 C3 में जो एल्केन्स हैं वहां चेन आइसोमेरिज्म की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। तो चेन आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है कहां? लो जी, अब मैं C4H10, एल्केन्स का फॉर्मूला आप सारे बच्चे जानते ही हो, CnH2n+2। अब मैंने 4 कार्बन की चेन बनाई, 4 कार्बन की चेन बनाकर एक कार्बन ब्रेक कर दिया। कार्बन को ब्रेक कर फर्स्ट लास्ट के अलावा कहीं भी जोड़ सकते हैं। सर मैं फर्स्ट लास्ट पे क्यों नहीं जोड़ सकता? आपने यहां से एक कार्बन ये ब्रेक किया, उसको फर्स्ट पे जोड़ दिया, आपके पास ऑप्शन 2 ही तो बचे थे, तो वही स्ट्रक्चर रिक्रिएट हो गया। तो जिस कार्बन को यहां से ब्रेक कर रहे हो उसको फर्स्ट लास्ट के अलावा कहीं भी जोड़ दो। तो अब इसका जो नेम है वो IUPAC में ब्यूटेन है, इसका जो नेम है वो 2 मिथाइल प्रोपेन है, जो पहले वाले का नाम है वो ब्यूटेन है, दूसरे वाले का नाम 2 मिथाइल प्रोपेन है। कहना क्या चाहते हो? चेन की लेंथ सिमिलर, फंक्शनल ग्रुप में C4H10, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अलग अलग हो चुके हैं। मैंने आपसे क्या कहा? जब तक CPM के अंदर होगी, जब तक CPM के अंदर होगी चेन पोजीशन मेटामरिज्म के अंदर, तब तक जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है वो ऑलवेज क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो एल्केन विद एल्केन, एल्कीन विद एल्काइन, एल्काइन विद एल्काइन, एल्कोहल विद एल्कोहल, हमेशा चेन पोजीशन मेटामरिज्म में फंक्शनल ग्रुप को सेम ही रखना पड़ेगा, सेम ही रखना पड़ेगा। लेकिन जब हम चेन आइसोमेरिज्म इन द C4H10 बनाने लगे तो वहां मुझे चेन आइसोमेरिज्म 4 कार्बन के साथ मिल गई है। अब यहां एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। वो क्या आएगा जी? वो ये कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, मिनिमम कार्बन्स which are required to show the, which are required to show the, which are required to show the chain isomerism in the alkanes, chain isomerism in the alkanes। तो ये प्रैक्टिस जितनी आप खेल लोगे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए मजाक बन जाएंगे। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स which are required to show the चेन आइसोमेरिज्म इन द एल्केन्स, योर आंसर शुड बी 4 कार्बन्स, जैसा कि मैंने भी आपको शो करके दिखाया है। 4 कार्बन मिनिमम से एल्केन्स में आप चेन आइसोमेरिज्म बना लोगे। अब मैंने एक एनसीईआरटी से एल्केन चैप्टर में से एक बहुत अच्छी सी बात निकाली है। यहां मैं एल्केन्स लिखूंगा जी, यहां मैं लिखूंगा CH4 मीथेन, यहां लिखूंगा C2H6 इथेन, यहां C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन। फिर एल्केन्स 10 तक लिखेंगे बच्चे हम लोग, C6H14, C7H16, C8H18, C9H20, C10H22। अब आपको एक फोन नंबर याद करना है। वो फोन नंबर क्या है? 111 स्टार्ट का। मीथेन का फर्दर कोई आइसोमर नहीं बन रहा, इथेन का नहीं बन रहा, प्रोपेन का नहीं बन रहा, लेकिन ब्यूटेन आपके पास 2 पॉसिबल है। सर कहां है 2? ये लो जी,
केमिस्ट्री वाले सर आपको बता रहे हैं, एक था ब्यूटेन, दूसरा कॉमन नेम क्या बन गया, आइसोब्यूटेन। आईयूपीएसी में एक ब्यूटेन, दूसरा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो कुल मिलाकर 111, 235, 918, 35, 75। जब आप ब्यूटेन के आइसोमर बना रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने ब्यूटेन के आइसोमर बनाए 2, सिमिलरली आप पेंटेन के भी ऐसे ही 3 आइसोमर बना सकते हो। लो जी, पेंटेन के आइसोमर में सबसे पहले आपने 5 कार्बन की चेन बनाई, 5 कार्बन की चेन बनाकर एक कार्बन ब्रेक कर दिया, फर्स्ट लास्ट के अलावा कहीं भी जोड़ो। फिर उसके बाद इसकी पोजीशन बदली, पोजीशन बदलने पर जो सेकंड स्ट्रक्चर है, जो सेकंड स्ट्रक्चर है वही आपके पास थर्ड बनने में कॉपी पेस्ट हो गया, वही स्ट्रक्चर वापस कॉपी पेस्ट हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन कॉपी पेस्ट हो गया। तो इसको हम लोग यहां से रिजेक्ट कर रहे हैं, रिपीटिशन वैलिड नहीं है। फिर आपने 4 की चेन बनाई, जो कार्बन था उसकी पोजीशन बदली थी, अब आप क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। अब एक कार्बन और ब्रेक करेंगे, फर्स्ट लास्ट के अलावा कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो ये बना था 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये बन गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है जी, बाकी आप दिमाग में ऑलरेडी लेकर चल रहे हो क्या, कि जो आपके पास C5H12 है उसके 3 ही आइसोमर बनेंगे। तो वो 3 आइसोमर आपने कैसे बनाए हैं, एक तो लॉन्ग चेन का पेंटेन बना दिया बच्चे आपने, एक तो लॉन्ग चेन का पेंटेन बना दिया, एक ब्यूटेन बना दिया, इसको ए लिखा, इसको बी लिखा, इसको सी लिखा, ए के साथ बी, बी के साथ सी, ये सारे के सारे नोमेनक्लेचर में अलग अलग चेन लेंथ के हैं, ये सारे के सारे नोमेनक्लेचर में अलग अलग चेन लेंथ के हैं। और जो अलग अलग चेन लेंथ के होंगे, जो अलग अलग चेन लेंथ के होंगे, वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ सिमिलर फंक्शनल ग्रुप शो करते हुए, सिमिलर फंक्शन ग्रुप शो करते हुए सीपीएम में फंक्शनल ग्रुप का सेम रहना मस्ट है, वो एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन विद पेंटेन एंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर्स हैं, ये सब एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर्स हैं। बच्चे कहते हैं सर ऐसे ही क्या आप एल्कीन्स में भी शो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं जी। ये लो जी एल्कीन्स, यहां आपके पास इथीन बना, यहां आपके पास प्रोपीन बना, फिर आपके पास ब्यूटीन बना। इथीन में कार्बन की चेन ब्रेक हो नहीं पा रही, इसमें चेन ब्रेक भी करोगे या तो यहां लगा दोगे, यहां लगा दोगे, जो रिक्रिएशन ऑफ प्रोपीन कर देगा। तो यहां भी पॉसिबिलिटीज 0 हो गई हैं। इसमें इस कार्बन को ब्रेक किया, कार्बन को ब्रेक करने के बाद डबल की लोकेशन सेम रखी, फर्स्ट लास्ट के अलावा कहीं भी लगा सकते हो। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बना वो बना 2 मिथाइल प्रोपीन। तो बच्चों को एक तो बनाना है ब्यूटीन में भी नोमेनक्लेचर पे आपकी कमांड है 1 ब्यूटीन, ये क्या बन गया 2 मिथाइल प्रोपीन। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम द C4H8CnH2n। अगर आपने मेरे साथ में डीबी का फॉर्मूला सीखा था तो मैंने एक हल्का हिंट दिया था आपको, जब भी फॉर्मूला CnH2n का हो, जब भी फॉर्मूला CnH2n का हो तो उसकी डीबी 1 आएगी। जब डीबी 1 आएगी तो एक स्ट्रक्चर ये वाला बन गया, दूसरा स्ट्रक्चर ये बन गया। सर मैं ऐसे ही अगर किसी एल्कीन को साइक्लो एल्कीन लिख दूं, साइक्लो एल्केन सॉरी, किसी भी एल्कीन को अगर मैं साइक्लो एल्केन लिख दूं, साइक्लो एल्केन, तो क्या मैं उसके भी चेन आइसोमर बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हो जी, क्यों नहीं बना सकते। यहां मैंने वापस C4H8 लिखा, C4H8 से आपको बताया था 4 कार्बन की चेन, फिर 3 बनाकर चेन ब्रेक कर दो। उसके बाद अगर साइक्लो, ये एल्केन था, ये हल्की मिस्टेक हो रही है मेरे से, साइक्लो एल्केन बनाया, ठीक है। अगर इसकी चेन ब्रेक कर दे, डीबी का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड जैसे।
डबल बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड जैसे। तो जब मैंने एक एल्कीन का डबल बॉन्ड हटाया तो उसकी जगह पर अगर मैंने एल्कीन का एक डबल बॉन्ड हटाया तो वहां डबल बॉन्ड की जगह पर मैंने एक रिंग लगा दी। डबल बॉन्ड जैसे, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, तो रिंग डबल बॉन्ड को कंपनसेट करती है। तो अगर यहां आपके पास एल्कीन बन रहा था तो यहां बन जाएगा साइक्लोएल्केन। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ, ये वाला ब्यूटीन और ये वाला आइसोब्यूटीन, एक दूसरे के साथ कौन से आइसोमर हो गए? चेन ब्रेक वन होने वाले। और ये साइक्लो ब्यूटेन हुआ, ये मिथाइल साइक्लो प्रोपेन हुआ, ये भी दोनों एक दूसरे के साथ कैसे आइसोमर हो गए? दिस टू आर द चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमरिज्म के लिए क्या जरूरी है? चेन आइसोमरिज्म के लिए जरूरी है कि चेन की लेंथ को ब्रेक होना पड़े विद द सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने एल्केन दिखाया, फिर मैंने एल्कीन दिखाया, फिर मैं बच्चों से पूछता हूं क्या आप ऐसे ही किसी एल्काइन में चेन आइसोमरिज्म शो कर सकते हो? और मिनिमम कार्बन्स की रिक्वायरमेंट अगर आपको टीचर पूछता है, क्या वो फुलफिल कर सकते हो? बच्चे कहते बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो मैंने क्या किया? चेन बनाई, ट्रिपल लगाया, यहां से कार्बन ब्रेक किया, यहां जोड़ नहीं सकता क्योंकि यहीं से ब्रेक किया। जब मैं इस कार्बन से ब्रेक इसको अटैच करूंगा तो ये 1 2 3 4 1 ब्यूटाइन, इसका नोमेनक्लेचर 2। आपको याद होगा, सेलेक्ट द longest continuous carbon chain which contains the maximum number of the multiple bonds। तो भाई साहब इसकी चेन की लेंथ तो ब्यूटाइन हो गई, तो ये दोनों कभी भी चेन आइसोमर नहीं हो सकते। तो क्या मैं 4 कार्बन के साथ एल्काइन में चेन आइसोमरिज्म नहीं बना सकता? बिल्कुल नहीं बना सकते जी। तो मुझे 4 कार्बन के अलावा कितने कार्बन पे चेन आइसोमरिज्म दिखेगी? तो सबसे पहले एक एल्काइन बनाए 5 कार्बन का, फिर यहां से चेन ब्रेक करें। चेन ब्रेक करने के बाद जहां से ब्रेक की है वहां लगा नहीं सकते, यहां कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, यहां लगाते ही पोजिशनल आ जाएगा पहले नंबर पर, तो यहां अटैच किया इसको। तो ये बन गया जी आपके पास पेंट 1 आइन। ये क्या बन गया जी? लोकेशन 3rd नंबर पे है क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को जगह पहले देनी पड़ेगी। ये बन गया जी 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। तो यहां पेंट 1 आइन, ब्यूट 1 आइन, लोकेशन सेम है, चेन की चेन लेंथ बदल गई है, दैट्स वाई ये आपस में एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर हो गए। तो लॉजिक अगर आपके दिमाग में सेट हुआ, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रखते हुए चेन की लेंथ बिगाड़नी है विद सिमिलर फंक्शन ग्रुप, एल्केन विद एल्केन, एल्कीन विद एल्कीन, एल्काइन विद एल्काइन, तो वो एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर होंगे। वो एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर होंगे। क्या मैं एल्कोहल्स में भी ऐसा बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हो जी। एल्कोहल का OH, इसमें मैंने कार्बन की चेन ब्रेक की, अब मुझे या तो यहां लगाना पड़ेगा, यहां मैं लगा नहीं सकता, तो ये एक दूसरे के साथ फंक्शन ग्रुप को नंबर 1 मिला। कार्बन कंटेनिंग नहीं है इसलिए लीस्ट नंबर लेकर गया। इसका नाम पहले वाले का 1 प्रोपेनोल, दूसरे का नाम 2 प्रोपेनोल। ओए ये तो एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर तो हुए नहीं है। यहां तो चेन की लेंथ प्रोपेनोल सेम पड़ी हुई है, आपने कहा कोई नहीं, कार्बन की लेंथ 4 पे ले जाओ, OH को यहां ले आओ, कार्बन की लेंथ अब तोड़ दो, पहले के अलावा कहीं भी जोड़ो, यहां जोड़ दोगे तो फिर पोजीशन हो जाएगा। ये 1 2 3 4 है, OH की लोकेशन सेम है, चेन की लेंथ ब्यूट थी, अब चेन की लेंथ प्रोप है। तो जब भी कभी चेन की लेंथ बिगड़ेगी, सिमिलर फंक्शन ग्रुप रखते हुए, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला रखते हुए, तो एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे,
तो एल्केन से लेकर, एल्कीन से लेकर, एल्काइन से लेकर एल्कोहल तक मैंने आपको चेन आइसोमरिज्म, इसके अलावा मैंने आपको साइक्लोएल्केन भी सिखाया, इसके अलावा मैंने आपको साइक्लोएल्केन भी सिखाया जहां चेन आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी हो रही थी। यहां थोड़ा मिस कर दिया हमने, इसके अंदर ये वाला, अगर आप इसको देख पा रहे, ये ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर, फंक्शन ग्रुप सेम रखना है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। तो चेन की लेंथ बिगड़ेगी, वो एक दूसरे के साथ में चेन आइसोमर हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ चेन आइसोमर हो जाएंगे। इतनी बात अगर आपके दिमाग में सेट हुई हो तो आप अपनी कॉपी उठाए, पेन उठाए और वहां एल्केन मैंने बता दिया, एल्कीन मैंने बता दिया, एल्काइन मैंने बता दिया, एल्कोहल मैंने बता दिया, साइक्लोएल्केन मैंने बता दिया। अब आप एल्काइल हैलाइड पर, आप डाइहेलोएल्केन पर, उसके बाद आप एसिड्स पर चेन की लेंथ डिफरेंट कर करके चेन आइसोमरिज्म का प्रैक्टिस करें, तो एक बहुत बढ़िया कमांड आपकी चेन आइसोमरिज्म पे सेट हो जाएगी। बस बेसिक बात मुश्किल से है, 3 लाइनों की है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट क्यों है भाई? इसलिए है क्योंकि चेन की लेंथ चेंज हो रही है। और फिर अलग क्या है? कहते जी फंक्शन ग्रुप। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीपीएम के अंदर चेन पोजीशन मेटामरिज्म के अंदर जो चेन की लेंथ है वहां अलग हुई है। पोजीशन में पोजीशन बदली बताने वाला हूं बस अगला, और मेटामरिज्म में क्या होने वाला है वो बताने वाला हूं। फंक्शनल ग्रुप सब में सेम रहा है, ठीक होगी बात। अब चलते हैं जी हम लोग सीपीएम के अंदर ही सेकंड नंबर पे, जिसको आप बोलते हो पोजीशनल आइसोमरिज्म। एक छोटा सा होमवर्क कर लीजिएगा, कॉपी उठाइएगा, पेन उठाइएगा, 111235 918 35 75 इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो चाहता हूं कॉपी पेन लेके बैठो। 111235 C6H14 के ये आईआईटी में एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया एडवांस में? हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम द C6H14? जब भी कोई फॉर्मूला CN H2N +2 OB कर रहा हो, उसकी DB हमेशा 0 होगी। और जब DB 0 होगी तो अब सोच लो आइसोमर्स का नंबर कुछ ज्यादा बनेगा नहीं, आइसोमर उतने ज्यादा बनेंगे नहीं। तो कोड याद हुआ 111 235 918 35 75 555 235 918 35 75 555 235 918 35 75 111 235 918 और 35 और 75 याद जरूर कर लेना, इसको बड़ा काम आता है। ये मैंने आईआईटी एडवांस का एग्जांपल देके बताया कि वहां इसका क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो अभी मैं मूव कर रहा हूं किस पर? पोजीशनल आइसोमरिज्म पर। पोजीशनल आइसोमरिज्म का डिस्कशन हो रहा है। पोजीशनल आइसोमरिज्म ये क्या है भाई? बताते हैं जी पोजीशनल आइसोमरिज्म क्या है। अभी पोजीशनल आइसोमरिज्म के लिए क्या जरूरी है? तो सबसे पहली बात, जो कॉमन बातें कॉपी में लिखते रहिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम चलेगा ही चलेगा, ठीक होगी बात। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट चलेगा ही चलेगा, इसके बगैर ना तो काम ही नहीं चलना। कारण क्या है? क्योंकि हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ रहे हैं। यहां मैं कॉमन कर देता हूं, क्या बताया था आपको सीपीएम में, जो फंक्शनल ग्रुप है उसका भी सेम रहना मस्ट है, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं कि अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो क्या है, उसमें क्या होना चाहिए। वो है चेन की लेंथ को सेम रखते हुए, जो आपके पास चेन की लेंथ है, जो चेन की लेंथ है उसको सेम रखते हुए, क्योंकि हम चेन आइसोमरिज्म तो पढ़ चुके हैं, बार बार कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। चेन की लेंथ को सेम रखते हुए जो पोजीशन ऑफ एफएमएस है, जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, जो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप है या मल्टीपल बॉन्ड है। सर ये क्या है? डबल ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड है, या फिर जो आपके पास साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट है, जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है,
इनकी जो पोजीशन है, शॉर्ट में आप क्या बोलते हो, FMS की पोजीशन क्या होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए। FMS की पोजीशन क्या होनी चाहिए, वेरिएबल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है जी, फंक्शनल ग्रुप सेम है जी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है जी। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने में बच्चों क्या डिफरेंट होना चाहिए, FMS की लोकेशन डिफरेंट होनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट की जो लोकेशन है वो डिफरेंट होनी चाहिए। चेक करें भाई इसमें अब क्या चाहिए हमें ना। सबसे पहले मैं आपको एल्केन में एंट्री करवा रहा हूं। एल्केन में क्या ढूंढ रहे हो, पीआई मतलब पोजिशनल आइसोमरिज्म। तो यहां मैंने सबसे पहले एक चेन बनाई, आपको बताया था कि इसके लिए जितना आप प्रैक्टिस करोगे हैंड रिटन आपकी कॉपी में बढ़िया रहेगा। तो इसमें फंक्शन ग्रुप तो है नहीं एल्केन में, तो सब्स्टिट्यूएंट के रेफरेंस में, जैसे कि इसकी पोजीशन मिथाइल की सेकंड नंबर पे, इसी मिथाइल की लोकेशन अगर आप थर्ड पे कर दें तो पहले वाले का नाम होएगा 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है जी, और इसका नेम होएगा 3 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। तो मिथाइल ग्रुप के रेफरेंस में, मिथाइल ग्रुप के रेफरेंस में जो एल्केन्स है वहां मिनिमम 6 कार्बन होने पर, मिनिमम 6 कार्बन होने पर पोजिशनल आइसोमरिज्म एल्केन्स में पॉसिबल हो गई है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पेज बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। उस टेबल में आप क्या करेंगे, जैसे टेबल बनाया मैंने यहां पर, ठीक है, यहां आपने एल्केन लिख दिया, यहां आपने मिनिमम कार्बन्स लिख दिए। किसके लिए टेबल बना रहे हो, पोजिशनल आइसोमरिज्म के लिए। तो एल्केन्स में मिनिमम 6 कार्बन होने पर पोजिशनल आइसोमरिज्म पॉसिबल हो गई है। अब बच्चों को मैं नेक्स्ट एल्कीन के बारे में बात कर रहा हूं। एल्कीन कितने कार्बन होने पर, एल्कीन में हमें कितने कार्बन होने पर हमें एल्कीन में शो होएगा पोजिशनल आइसोमरिज्म। तो एल्कीन बनाने के लिए पहले तो अब 2 कार्बन पे आएंगे, डबल की लोकेशन तो 2 कार्बन के बीच में स्टक होकर रह जाएगी। 3 कार्बन बनाएंगे, वहां भी आप अगर इस बात को समझें, ये मैंने यहां से हटाया, कार्बन लगाया, डबल यहां लगाया, या फिर इसी डबल को मैंने यहां लगा दिया, तो पहले भी 1 प्रोपीन था, बाद में भी 1 प्रोपीन है। तो अब हमने क्या किया, एक कार्बन इंक्रीज किया, डबल की लोकेशन यहां कर दी है, उसके बाद 4 कार्बन में डबल की लोकेशन बदल दी है। चेन की लेंथ सेम रखते हुए, अगर आप ध्यान से बात को सुने, चेन की लेंथ को सेम रखते हुए, चेन की लेंथ को सेम रखते हुए लोकेशन ऑफ द एफएमएस अगर बदलती है तो वहां आपके पास, जैसे ये एल्कीन का टेबल बना, एल्कीन में मिनिमम कार्बन कितने होने पर पोजिशनल आइसोमरिज्म होएगी, 4। अब सेम जैसे 1 ब्यूटीन हुआ, 2 ब्यूटीन हुआ, नेक्स्ट आप टारगेट कर सकते हो बच्चों एल्काइंस को। एल्काइंस में वापस वही 2 कार्बन में पॉसिबिलिटीज नेग्लिजिबल है। फिर आपने 3 कार्बन बनाया, लोकेशन इसकी बदल दी, वही 1 प्रोपाइन रहा। फिर आपने कार्बन्स का नंबर बढ़ाया, लोकेशन ये रखी, उसके बाद लोकेशन बदल दी, ये 1 ब्यूटाइन हुआ, ये 2 ब्यूटाइन हुआ। तो एल्काइंस के अंदर कितने कार्बन होने पर, मिनिमम कितने कार्बन होने पर आप पोजिशनल आइसोमरिज्म शो करवा सकते हैं, वो है 4। अब थोड़ा सा और बात को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट आपके पास है बेंजीन। देखो हमेशा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखो, एक सीक्वेंस ओबे करना। जिस दिन सीक्वेंस ब्रेक हुई उसी दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आना बंद हो जाएगी। तो अब आप बेंजीन में और उसके सब्स्टिट्यूएंट्स में आए, जैसे मैंने ऑर्थो, मेटा, पैरा, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाई, ये आपके पास बेंजीन हुआ। यहां क्लोरो क्लोरो ऑर्थो पे हुए, नेक्स्ट क्लोरो क्लोरो मेटा पे हुए, यही क्लोरो क्लोरो अब पैरा पे हो गए। ऑर्थो डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरो। तो ऑर्थो मेटा पैरा डाइक्लोरो। तो बेंजीन रिंग में आपके पास
दो क्लोरो ग्रुप लगाकर भी मिनिमम 6 कार्बन से ऑर्थो मेटा पैरा के रेफरेंस में, ऑर्थो मेटा पैरा के रेफरेंस में आप पोजिशनल आइसोमरिज्म शो कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आप मुझे कहें कि सर मुझे अब एंट्री करनी है किसके अंदर, इन द एल्कोहल्स या फिर एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड 12वीं क्लास का पहला चैप्टर है। तो यहां आप क्या करेंगे, 2 कार्बन, हेलोजन की पोजीशन यहां लिख देंगे, उसके बाद 2 कार्बन में हेलोजन की पोजीशन बदल देंगे। तो ये 1 हेलो इथेन, ये भी 1 हेलो इथेन। तो पॉसिबिलिटी विद 2 कार्बन हेलो एल्केन्स में इम्पॉसिबल हो गई। फिर आपने क्या किया, इसको पढ़ रहने दिया और क्रॉस मार दिया। उसके बाद आपने कार्बन का नंबर बढ़ाया, कार्बन का नंबर बढ़ाकर एक्स लिख दिया। फिर उसके बाद एक्स की लोकेशन चेन की लेंथ सेम रखते हुए, बार बार आपसे कह रहा हूं, चेन की लेंथ अगर बिगड़ गई तो पक्का वो इससे पहले वाली आइसोमेरिज्म हो जाएगी जिसका नाम है चेन आइसोमेरिज्म, उसका नाम है चेन आइसोमेरिज्म। तो यहां आपके पास हेलो एल्केन्स में 3 कार्बन होने पर, आप हेलो एल्केन्स में 3 कार्बन होने पर क्या शो कर सकते हो जी, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म कई बार एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोजिशनल शो करनी है, तो अब आपको सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ओवरऑल चेक करना है। तो कम से कम कार्बन अगर आप देखें तो इसके बाद वो आ रहा था कौन, डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स, ठीक है जी। तो यहां मेरे पास कार्बन 2 हुए, यहां मैंने सेम लोकेशन पर 2 हेलोजन लगा दिए। और अगर आपने मेरे साथ में नोमेनक्लेचर किया हुआ है तो मैं इसको एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन डाई हेलाइड बोलता हूं, एल्काइलिडीन डाइहेलाइड बोलता हूं। उसके बाद फिर मैंने इस XX की लोकेशन को 1 से 2 पर कर दिया, फिर इन पर हाइड्रोजन अटैच कर दिए। ये मेरे पास नोमेनक्लेचर में एल्काइलीन डाइहेलाइड बना। अगर सेम कार्बन की दोनों वैलेंसी फ्री हो तो बनता है एल्काइलिडीन, एडजेसेंट की फ्री हो तो बनता है एल्काइलीन। तो अगर आप एग्जैक्टली बात को समझ पाए तो मिनिमम डाइहेलोकेन्स में मिनिमम 2 कार्बन होने पर हम लोगों ने पोजिशनल, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, 2 कार्बन होने पर हमने डाइहेलोकेन्स में पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो कर दी है। तो यहां मैंने लिखा जी डाई हेलो एल्केन्स, ऐसी टेबल आप खुद बना सकते हैं। और 2 कार्बन होने पर पोजिशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो गई है, 2 कार्बन होने पर पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गई है, ठीक है जी। अब ऐसे ही अगर आप लोग एल्कोहल छोड़कर एल्कोहल्स पे चले, एल्कोहल्स, तो इतने में बच्चे खुद समझने लगते हैं कि मुझे सबसे पहले 2 कार्बन बनाने, फिर OH की लोकेशन को 1 पे दिखाना है, इसको आप लोग इथेनॉल बोलते हो। यही अगर मैं OH की लोकेशन चेंज कर दूं तो ये भी दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सेम ही हुए, इथेनॉल ही हुआ। फिर 3 कार्बन की चेन, फिर OH की लोकेशन, ये आपके पास 1 प्रोपेनॉल हुआ, 1 प्रोपेनॉल में OH की लोकेशन यहां आ गई है। ये 1 प्रोपेनॉल से क्या बन गया है, 2 प्रोपेनॉल। जो 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल है, लोकेशन ऑफ OH बदल गई है, चेन की लेंथ सेम है। तो ये जो सारा बार बार आप सुन रहे हो, चेन की लेंथ सेम रहनी मस्ट है, चेन की लेंथ सेम रहनी मस्ट है, लेकिन एफएमएस की पोजीशन बदलनी चाहिए। तो आपके पास अगर एल्कोहल्स का रेफरेंस आएगा, अगर आपके पास एल्कोहल्स का रेफरेंस आएगा तो अगेन 3 कार्बन से आप पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करवा सकते हैं, 3 कार्बन से पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो करवा सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन्स में चला जाऊं, एल्डिहाइड्स, तो एल्डिहाइड्स में क्या करेंगे आप लोग, एल्डिहाइड में पहले चेन बनाएंगे, फिर उसको एल्डिहाइड डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि एल्डिहाइड बनाना आपको आता ही है नोमेनक्लेचर से। अब अगर मैं CHO की पोजीशन बदलता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, इथेनॉल का इथेनॉल ही रहेगा। फिर मैंने क्या किया, CHO एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, उसके 1 से 2 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, 1 से 2 पोजीशन पे उसके एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। फिर उस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को मैंने, अगर टोटल कार्बन चेक करें, अगर टोटल कार्बन 1 2 3 लेके चलता हूं, 1 2 3 4 लेके चलता हूं,
तो लोकेशन बदलने की मेरे पास पॉसिबिलिटी 0 है। अगर एक कार्बन और बढ़ा दूं तो पॉसिबिलिटीज टू चेंज द पोजीशन और मिथाइल ग्रुप बन गई है। ये 1 2 3 4, ये आपके पास 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 5। तो एल्डिहाइड्स में CHO के रेफरेंस में नहीं पोजिशनल होगी। पेपर में क्वेश्चन आया कि एल्डिहाइड्स में पोजिशनल आइसोमरिज्म जो शो करनी है आप लोगों ने, तो जो पोजिशनल आइसोमरिज्म शो करनी है क्या वो फंक्शनल ग्रुप के रेफरेंस में या उसकी साइड चेन के रेफरेंस में है? तो सीधी सी बात है, फंक्शन ग्रुप की पोजीशन तो 1 पे ही रहेगी, लेकिन जो मिथाइल ग्रुप है उसकी लोकेशन को बदलकर आप 2 से 3 पर ले गए। ये 2 मिथाइल ब्यूटेनल हो गया, ये 3 मिथाइल ब्यूटेनल हो गया। और एल्डिहाइड्स में मिनिमम 5 कार्बन होने पर, एल्डिहाइड्स में मिनिमम 5 कार्बन होने पर आप क्या शो करके आ गए? पोजिशनल आइसोमरिज्म। सर ऐसे आप कीटोन के रेफरेंस में बात कर सकते हो, अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कीटोन में फंक्शनल ग्रुप अगर हम बदल दें, उसकी पोजीशन बदल दें, सॉरी, तो यहां पॉसिबिलिटी ऑफ द पोजीशनल आइसोमरिज्म चेक करें। सबसे पहले आपने 4 कार्बन, सर पहले 3 से शुरू करो, 3 से शुरू कर लेते हैं भी अगर आप कहो तो। ये लो सर, इसकी पोजीशन बदलो। पोजीशन कहां बदलूं? क्योंकि ये वैसे भी प्रोपेनोन या एसीटोन का स्ट्रक्चर है, CO की पोजीशन में बदलूंगा ये एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर हमने कार्बन का नंबर 4 ले लिया। अब इसकी लोकेशन जो बदली मैंने, मैं कह रहा हूं बार बार कि पेन चलाना सीखोगे, कीटोन्स को बनाना सीखोगे, तभी नोमेनक्लेचर एज वेल एज आइसोमरिज्म सीखोगे। अब एक कार्बन और बढ़ाया, कार्बन और बढ़ाया, इसका नाम क्या है? 2 पेंटेनोन। इसका नाम क्या आ रहा है? 3 पेंटेनोन। 2 पेंटेनोन 3 पेंटेनोन। तो जितने कार्बन एल्डिहाइड में चाहिए थे उतने ही कार्बन से कीटोन में भी पोजीशनल आइसोमरिज्म आ गई है। बट मीन ऑफ द पोजीशनल आइसोमरिज्म, जब FMS की लोकेशन बदल जाए विद द सिमिलर चेन लेंथ, उनको हम बोलते हैं पोजीशनल आइसोमर्स, उसको बोलते हैं पोजीशनल आइसोमर्स। सिमिलरली आप एसिड्स में, सिमिलरली आप एस्टर्स में, अमाइंस में भी ये होमवर्क कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर बेसिक क्लियर हो गया आपके दिमाग में कि व्हाट मीन ऑफ द पोजीशनल आइसोमरिज्म, तो फिर इसके बाद आप एलिजिबल हो कि तीसरी टाइप की आइसोमरिज्म में आपकी एंट्री हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग मेटामरिज्म। और क्वेश्चंस के टाइप आपको पता चल गए। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू शो द पोजीशनल, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, मिनिमम कितने कार्बन चाहिए चेन आइसोमरिज्म शो करने के लिए, एल्केन्स में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, एल्कीन्स में मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, किस रेफरेंस में एल्कीन्स में पोजीशनल होगी, डबल होगी या फिर एल्काइल ग्रुप के रेफरेंस में होगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में ये घूमने चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट आइसोमरिज्म पे कमांड बना पाओगे। और जैसे कि मैं आपको बोलता हूं हमेशा कि हर एल्केन एल्कीन एल्काइन जो चैप्टर हैं इनके शुरू के 4 पेज एनसीईआरटी में इन्हीं बातों का जिक्र है। और जब आप यूट्यूब पे, आज मैंने 10 क्वेश्चन एक एक करके एल्डिहाइड कीटोन के इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जेई के, एक एक 1.5 मिनट का हर वीडियो है, उसमें आप चेक करना एनसीईआरटी से अलग जाकर वो सोच ही नहीं पा रहा है, एनसीईआरटी से अलग जाकर वो सोच ही नहीं पा रहा है। ऐसे करके ढेरों वीडियो आपके यूट्यूब पे मिलेंगे आपको, एक बार उनको जरूर देखिएगा। चलिए अब मेटामरिज्म में चलते हैं हम लोग। मेटामरिज्म का डिस्कशन चल रहा था हमारे बीच, तो हमें समझना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेटामरिज्म कैरेक्टर किसका है, मेटामरिज्म कैरेक्टर किसका है। उससे पहले छोटी छोटी बातें जो हमें लिखनी चाहिए, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होएगा, ये बात तो अपने दिमाग में परमानेंटली सेट कर लो, ठीक है जी, अपने भेजे में बिठा लो परमानेंटली। फंक्शनल ग्रुप भी सेम होएगा, ये भी सेट कर लो अपने दिमाग में। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जो आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो आपके पास अलग अलग होएगा, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो डिफरेंट होएगा। ये बात तो 3 कॉपी पेस्ट हुई गई। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग कैसे हो सकता है, इस बात पे हमें दिमाग लगाना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग कैसे हो सकता है, इस पर हमें दिमाग लगाना है। होगा क्या, ये मेटामरिज्म, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है या करेक्टर है किनका? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स का, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स का कैरेक्टरिस्टिक है। पॉलीवेलेंट
फंक्शनल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक है। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आपके पास कौन हो सकते हैं? पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप आपके पास होंगे ईथर्स। कैसे? ओ डबल ओ। इसके अलावा कीटोन्स पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से हैं, कीटोन हुए। इसके अलावा जो आपके पास एस्टर्स हैं वो पॉलीवेलेंट। सर पॉलीवेलेंट का लिटरल मतलब क्या हुआ? फंक्शन ग्रुप के अराउंड कम से कम 2 फ्री वैलेंसीज मिल जाए और उन पर हम लोग ग्रुप्स यानी कार्बन कम से कम ऐड कर पाए। इसके अलावा जैसे ईथर से थायोईथर बनेगा, कीटोन से थायोकीटोन बनेगा, एस्टर है तो आपके पास यहां भी थायो एस्टर बनेगा। इपोक्सी का नोमेनक्लेचर आपने सीखा होगा टीचर से, मेरे वीडियोस देख लेना, वहां इपोक्सी है। इसके अलावा सेकेंडरी अमाइंस है, यहां लिखूंगा टर्शियरी अमाइंस है। अगर आप इन सबको ढंग से देखें तो सबके अंदर कम से कम 2 फ्री वैलेंसीज पड़ी हुई हैं। ईथर हुआ, कीटोन हुआ, एस्टर हुआ। ये अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार रिवीजन करें। ये आपके पास थायो, क्या होगा जी? ईथर, थायो ईथर। ये क्या हो गया जी? थायो कीटोन। ये क्या हो गया जी? थायो एस्टर। ये क्या हुआ? इपोक्सी एल्केन। इसका क्या बोलोगे? 2 डिग्री अमाइन। इसको क्या बोलोगे? 3 डिग्री अमाइन। अब हमारे दिमाग में जा रहा है कि अगर इन सब में मेटामरिज्म है, अगर बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट यानी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर मेटामरिज्म है तो कैसे है? बिना फंक्शनल ग्रुप बदले मेटामरिज्म कैसे है? बिना फंक्शनल ग्रुप बदले मेटामरिज्म कैसे है? तो आइए जानते हैं। नंबर 1, इसमें होगा क्या? पार्शियल एडजस्टमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स। पार्शियल एडजस्टमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स। अब ये पार्शियल एडजस्टमेंट कैसी होती है आइए जानते हैं। या ईथर लिखा जी, दोनों साइड में कम से कम, कभी होता है ना कि हाई लेवल का सोचो, जब आइसोमरिज्म कर रहे हो ना तो मैं बच्चों को बोलता हूं थोड़ा लोअर लेवल का सोचो, हमेशा कम से शुरुआत करो। यहां मिथाइल मिथाइल 2 लगा दिए गए हैं। अब इस मिथाइल का अगर आप किसी भी एक मिथाइल का दूसरी साइड राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ट्रांसफर करते हैं तो ये ईथर बन जाएगा, ईथर से अल्कोहल बन जाएगा जो कि सिमिलर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ये गलती से भी मेटामर्स हो ही नहीं सकते। तो फिर आपने कहा जी आप एग्जाम्पल बदलो। अब मैंने एक कार्बन और बढ़ा दिया, एक कार्बन का पार्शियली एडजस्टमेंट। सर इस जो आपके पास लेफ्ट में पड़ा हुआ है उसको राइट में उठा के लिया। मैंने कहा अगर मैं लेफ्ट वाला राइट में लाऊंगा तो H बचेगा, वो एल्कोहल बन जाएगा। कभी भी 2 एल्कोहल, 2 एल्काइल हैलाइड, 2 एल्केन मेटामर नहीं हो सकते क्योंकि वो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो यहां मुझे जहां 2 कार्बन पड़े हैं उन्हीं को राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे मैंने राइट से लेफ्ट में ट्रांसफर किया, भाई साहब इसका नाम क्या था? मिथोक्सी इथेन। ये भी क्या हो गया है? मिथोक्सी इथेन। दोनों के दोनों स्ट्रक्चर लिटरली सेम हो गए। दैट्स वाई 3 कार्बन तक मुझे पार्शियल एडजस्टमेंट करने पर भी मेटामरिज्म नहीं मिल रही है, मेटामरिज्म नहीं मिल रही है। अब क्या करें? अब हम नंबर ऑफ कार्बन्स और बढ़ा देते हैं। वहां दोनों तरफ एक एक लिया, फिर 1 2 लिया, अब 1 3 लिया। अब क्या करेंगे जी? इधर का कार्बन, क्योंकि एक कार्बन जहां हो, लिख लो अपनी कॉपी में, जहां मेटामरिज्म शो कर रहे हो, अगर राइट लेफ्ट में एक कार्बन हो तो उसको गलती से भी ट्रांसफर नहीं करना है, उसको गलती से भी ट्रांसफर नहीं करना है। तो आपने क्या किया जी? यहां एक कार्बन, उसको राइट से लेफ्ट की तरफ ले गए। लो जी, राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर गए, इमीडिएटली आपने समझा कि पहले मिथोक्सी प्रोपेन था, अब इथोक्सी इथेन है। तो मिनिमम 4 कार्बन के साथ मिनिमम
4 कार्बन के साथ ईथर्स में मेटामरिज्म पॉसिबल हो गई है। मिनिमम 4 कार्बन के साथ इनमें मेटामरिज्म पॉसिबल हो गई है। ठीक है जी। अब चलो इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखे कीटोन्स। कीटोन्स में फिर वही सेम हरकतें की हमने। CH3CO मिनिमम 3 कार्बन का एक एलिफेटिक कीटोन बनता है। तो आपने अगर दोनों में से किसी साइड से भी कार्बन पार्शियल एडजस्ट किया तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट आपने कार्बन बढ़ाया, वही हरकत की, इधर जाएगा तो ये वापस वही का वही स्ट्रक्चर रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। फिर आपने एक कार्बन और बढ़ाकर इसको 2 पेंटेनोन बना दिया। 2 पेंटेनोन में जैसे फिर मैंने आपको क्या कहा, अगर एक कार्बन हो, लेफ्ट हो राइट हो, उसका पार्शियल एडजस्टमेंट मत करना। अगर उसका पार्शियल एडजस्टमेंट करोगे, उस कार्बन को उठाकर राइट लेफ्ट करोगे, तो इमीडिएटली अलग स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप भी अलग हो जाएगा। तो आपने कार्बन को राइट से लेफ्ट में भेजा। लो जी, अब इस स्ट्रक्चर का नेम आप जानते हो, ये क्या बन गया, पहले वाला 2 पेंटेनोन। ये क्या हो गया जी, 3 पेंटेनोन। 2 पेंटेनोन 3 पेंटेनोन, और 2 पेंटेनोन 3 पेंटेनोन एक दूसरे के साथ मेटामर तो है ही। 2 पेंटेनोन 3 पेंटेनोन एक दूसरे के साथ मेटामर तो है ही, साथ साथ में ये पोजिशनल आइसोमर भी बन रहे हैं। ये पोजिशनल आइसोमर भी बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन 2 से 3 पर आ गई है। तो कीटोन्स में मिनिमम हम लोग 5 कार्बन के साथ मेटामर्स बना रहे हैं। यही सेम हरकतें आप जो ग्रुप मैंने पीछे लिखे थे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लिखा था ईथर वो कर लिया, कीटोन फिर एस्टर पर प्रैक्टिस कर ले। आपने एस्टर लिखा जी, CO O, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलना चाहिए। यहां H लिखने की परमिशन मुझे नहीं है। क्यों नहीं है बच्चा पूछेगा, लेकिन बच्चे को इसका जवाब भी पता है। क्या कि अगर मैं इधर H लिख दूंगा तो ये एस्टर रहेगा ही नहीं। क्या बन जाएगा, ये एसिड बन जाएगा। तो यहां कम से कम, मैं फिर आपको बोल रहा हूं आइसोमेरिज्म सोचते हुए छोटा सोचो, कम से कम सोचो। तो एक कार्बन इधर लिख दिया, एक कार्बन इधर लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं जी, अब हम इसमें वैसे इससे भी छोटा सोच सकते थे आप। लो जी, इसको रब किया, इससे छोटा क्या सोचोगे, H, है ना मजेदार बात। इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। आपको पता है नोमेनक्लेचर में इधर एक कार्बन है, इसको क्या बोल दोगे, मीथेनोएट। किसी को एल्डिहाइड का वहम तो नहीं हो रहा। टॉप टू बॉटम नोमेनक्लेचर के रूल क्या है, अगर आप कहीं नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो यू शुड गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा आपको, एसिड, फिर SO3H, फिर एनहाइड्राइड, फिर एस्टर। उसके बाद जैसी एस्टर दिखा, आगे सोचने की नीड ही नहीं है। सर अब क्या करोगे आप, कुछ नहीं, सिंपली एक यहां वाला जो कार्बन है उधर भेजोगे, पॉसिबल नहीं है। तो इधर का H इधर आ नहीं सकता है। तो एक काम और किया आपने, थोड़ा सा बढ़ा दिया। लो जी, देखो ना, अगर ये मिथाइल में इधर ले जाऊं, इधर H एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने ये वाला मिथाइल राइट साइड में भेज दिया तो यहां H बच गया। इसका नाम क्या था, मिथाइल, मिथाइल इथेनोएट, और ये इथाइल मीथेनोएट। ठीक होगी बात। तो अगर मेरे पास COO यूनिट के दोनों तरफ कार्बन की एडजस्टमेंट से स्ट्रक्चर बन रहे हों तो उनको हम बोलते हैं मेटामर्स। और मेटामर किनका करेक्टर है, मेटामर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोज फंक्शन ग्रुप्स व्हिच हैव द पॉलीवैलेंसी, ईथर, कीटोन, थायोईथर, थायोकीटोन, एस्टर, ये सब इनमें मिलेगा मुझे मेटामेरिज्म। मेटा वर्ड का जो लिटरल मीन है ना, वो मतलब होता है मिडल, मेटा बीच में। तो मेटामेरिज्म इन्हीं में मिलने वाला है। तो यहां मैं पार्शियल एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा था, मैं कर नहीं पाया। अगर कर दूंगा तो क्या होएगा, इसको भी आप देख लो। अगर मैंने कार्बन उधर भेज दिया तो H को इधर आना पड़ेगा, ये तो आपका एसिड बन गया। तो
तो एसिड और एस्टर एक दूसरे के साथ में मेटामर नहीं हो सकते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को सिमिलर रखना मेटामरिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। फंक्शनल ग्रुप को सेम रखना मेटामरिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है। और यही हरकतें आप नेक्स्ट इपोक्सी में भी कर सकते हो। इपोक्सी एल्केन क्या होते हैं जी? साइक्लिक ईथर्स। यहां COC रखा आपने, इधर एक हाइड्रोजन रखा, इधर एक हाइड्रोजन रखा, 2 कार्बन में अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहां एडजस्ट करोगे? मिथाइल रखा, इधर मिथाइल आ जाएगा, इधर H आ जाएगा। यहां फिर आपने एक कार्बन और बढ़ा दिया। अब इसमें आप ऐसी हरकत कर सकते हो। इसका आइपेक नेम बच्चों को पता है, वैलेंसी पूरे करने के बाद 2,3। इसका आइपेक नेम क्या हो गया? 2,3 इपोक्सी ब्यूटेन। 2,3 इपोक्सी ब्यूटेन। तो जैसे ही आपने एक कार्बन एडजस्ट किया, जैसे आपने कार्बन एडजस्ट किया, इसका नाम हो गया 1,2 इपोक्सी ब्यूटेन। फंक्शन ग्रुप बदला नहीं, फंक्शनल ग्रुप में कोई बदलाव नहीं हुआ, फंक्शन ग्रुप में कोई चेंज नहीं हुआ, और कार्बन की पार्शियल एडजस्टमेंट भी हो गई है। और कार्बन की पार्शियल एडजस्टमेंट हुई तो साफ सी बात है मेटामर ही होएगा। और मेटामरिज्म मैंने आपको बताया है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव द मिनिमम 2 फ्री वैलेंसीज, वो मैंने आपको बताया कौन कौन चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक इनका डिस्कशन था जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी सेम था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदला, यहां चेन बदलने से बदला, यहां पोजीशन बदलने से बदला, यहां पार्शियल एडजस्टमेंट अराउंड द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होने से बदला। तो अगला टारगेट हमारे पास कौन आ रहा है भाई? अगला टारगेट हमारे पास आ रहा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। 4th नंबर पे हमारा टारगेट बनेगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लो जी, 4th नंबर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है जी। CPM में फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलता, लेकिन FRT में फंक्शनल ग्रुप बदलेगा। फंक्शनल ग्रुप, रिंग चेन, टोटोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल का ही पार्ट है। ठीक है जी।